अब देखो लिखना स्टार्ट करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रवि सर ने थोड़ा बहुत किया होगा, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग को 3 रूल पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफ बॉस प्रिंसिपल। ऑफ बॉस प्रिंसिपल, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ बॉस? तो इसका मीनिंग रहता है टू बिल्ड अप, टू बिल्ड अप, ठीक है। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन कौन से शेल, कौन से सब शेल एंड कौन से ऑर्बिटल में जाएगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते वक्त इलेक्ट्रॉन विल गो इन अ हायर एनर्जी ऑर्बिटल या लोअर एनर्जी ऑर्बिटल? व्हाट डू यू थिंक? लोअर एनर्जी सबको समझ में आता है, ओके। क्यों वे लोअर एनर्जी? ओके, स्टेबल ज्यादा रहेगा, ठीक है। याद रखना बिटवीन हायर एनर्जी ऑर्बिटल एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विच वन हैज हायर स्टेबिलिटी? लोअर एनर्जी, ये सबने पढ़ा हुआ है, इनवर्स रिलेशन रहता है, ओके। तो लोअर एनर्जी में जाएगा तो इट विल हैव मोर स्टेबिलिटी एंड सिस्टम रिक्वायर्स हायर स्टेबिलिटी, ठीक है, ओके। तो इसमें लिखना स्टार्ट करो। व्हाइल फिलिंग अप of electrons in different orbitals, while filling up of electrons in different orbitals, while filling up of electrons in different orbitals, orbitals having lower energy are filled first. Orbitals having lower energy are filled first, and then higher energy orbitals are occupied, and then higher energy orbitals are occupied. Now how to compare energy of orbitals, ठीक है। इसके लिए 2 रूल है। रूल नंबर 1 n+l रूल, ठीक है। n क्या रहता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या होता है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ध्यान देंगे तो ऑर्बिटल्स हैविंग हायर n+l values have higher energy, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल, ठीक है। ध्यान देना ये 1 एंड 2 जो है वो इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहते हैं, एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर को लोग ऑर्बिटल के नाम से बताओगे, जैसे कि s ऑर्बिटल का अजीमुथल क्वांटम नंबर 0, p का, d का, f का, g का, ओके। अब यहाँ पे n+l करना है, ठीक है। तो इनका n+l बताओ, n कितना है दोनों का? तो पहले वाले का n कितना है? 1, l कितना आएगा s ऑर्बिटल के लिए? 0, एंड यहाँ पे 2 प्लस s ऑर्बिटल है तो 0, तो 1 + 0 1, 2 + 0 2। विच वन हैज हायर n+l वैल्यू? 1s और 2s? तो 2s की n+l वैल्यू ज्यादा है तो 2s की एनर्जी भी ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है? तो विच वन हैज हायर एनर्जी? 2s। तो इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्यूपाई 1s या 2s? 1s। पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, हायर स्टेबिलिटी के पास जाएगा, ठीक है, ओके। और एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद 2-3 तुम लोग सॉल्व करना। नेक्स्ट इज 4s 3d, बताओ n+l बाद में देखेंगे वो, पहले नहीं देखो 4s एंड 3d गलत है, एग्जांपल हो जाएगा 4p एंड 3d। मैं क्वेश्चन देता हूँ रुको ना। अब 4s में, अच्छा हाँ करेक्ट था ना, वैलिड एग्जांपल था। अच्छा तुम हायर एनर्जी बता रहे थे सिर्फ, ओके हाँ तो ठीक है। तो 4s एंड 3d n+l करो, क्या हो गया यहाँ पे n+l? 4 + 0, यहाँ पे 3 + 2, तो ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5। विच वन हैज हायर एनर्जी? 3d हैज हायर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट
अगर तुम लोगों को एग्जांपल दे दिया 6s एंड 4f, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक व्हिच वन शुड हैव हायर एनर्जी? अच्छा तुम लोग काउंट करके डायरेक्ट बता ही रहे हो। ओके तो यहाँ पे 6 + 0 एंड ये वाला हो जाएगा 4 + 3, समझे? तो 4 + 3 इज हायर, तो वो जीत गया, समझे? दिक्कत इन वालों में आती है 4p एंड 3d दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? इक्वल आ रही है, दिख रही है? 4 + p मतलब 1 एंड यहाँ पे 3 + d मतलब 2, ये समझ में ना? d मतलब 2, तो दोनों क्या हो जाएगा? 5 हो गया। तो अब ऐसे टाइम पे हम लोग कैसे कंपेयर करें, समझ में आ रहा है? तो ऐसे टाइम पे एनर्जी कंपेयर करने के लिए आता है रूल नंबर 2। ये अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो क्या कंपेयर करते हैं? ये पढ़ाया था तुम लोगों को? ओके तो बताओ रूल नंबर 2 क्या था? तो इफ n + l वैल्यू, if n + l value of two orbitals is equal, then orbital having higher n value has higher energy, ठीक है? चलो ये तो तुमको अप्लाई करो, किसमें ज्यादा एनर्जी रहेगी? फिर जिसकी n वैल्यू ज्यादा रहेगी। n वैल्यू किसकी ज्यादा है? 4p की ज्यादा है, तो 4p विल हैव हायर एनर्जी। ये समझा? जब n और l वैल्यू दोनों सेम रहेंगी तो जिसकी n वैल्यू मतलब जिसका नंबर ऑफ शेल ज्यादा रहेगा, ऑर्बिट ज्यादा रहेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसे 2-3 और एग्जांपल दे रहा हूं, सॉल्व करना। F 6d 7d 7p दोनों को मिक्स करके, मतलब दोनों रूल्स तुम लोगों को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? n + l सबका कैलकुलेट करो एंड फिर डिसाइड करो। चलो ये कर पाए? इजी है। ओके तो यहाँ पे पहले वाले में 5 + f के लिए नंबर क्या आएगा? 3, 6 + 2, 7 + 2 एंड 7 + 1, ठीक है? ये हो गया 8, 8, 9 और 8। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी रहेगी? 70, रूल नंबर 1 के हिसाब से जिसका n + l ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। फिर बाद में कौन आएगा? 7p, क्योंकि जब नंबर सेम आए n + l सेम रहे तो यू चेक फॉर n, ठीक है? तो n वैल्यू हाईएस्ट किसमें है? 7p में है, एंड फिर बाद में 6d एंड फिर बाद में 5f, समझे? कोई दिक्कत? ओके तो ये बार बार कैलकुलेट करना ना पड़े, इसके लिए हम लोगों के पास एक ट्रिक है। ट्रिक तुम लोगों ने शायद से पढ़ी हो, देखो क्या ट्रिक। पहले सारे ऑर्बिटल्स के नाम लिख देते हैं। ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिट में कितने सबशेल रहते हैं, उसके लिए तुम लोगों को एक सिंपल चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है? फर्स्ट में एक ही ऑर्बिट और सबशेल आएगा, कौन सा आएगा? एस ऑर्बिट, ऑर्बिटल सॉरी, ठीक है? सेकंड में 2 ऑर्बिटल आएंगे, 2s एंड 2p। थर्ड में 3s, 3p, 3d। फोर्थ में अरे बोले भाई 4p, 4d, 4f। ओके 5 में 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, 6, 6p, 6d, 6f, 6g एंड 6h। ओके 7 में 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h एंड 7i, ठीक है? अब इनके एनर्जी लेवल याद रखने के लिए सिर्फ ऐसे डायगोनल लाइन मारनी है, ठीक है? लाइन मारना है इसको यहाँ पे देखो। सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी किसमें है? 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s के बाद 3p एंड 3p के बाद 4s। ध्यान दो, ये सीक्वेंस में नहीं जाना है कि लोएस्ट एनर्जी 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, सीक्वेंस में नहीं है। आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो 3p के बाद किसकी एनर्जी आती है? 4s, 4s के बाद 3d, 4p,
क्वेश्चन 7p के बाद ऑर्बिटल हैविंग मोर एनर्जी देन 7p इज, या फिर ऑर्बिटल विच विल कम आफ्टर 7p इज, बताओ। गलत है, ओके गलत है, दूसरा आंसर बताओ। 5G नहीं मतलब गलत आंसर है। नेक्स्ट, गलत है, गलत है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम लोग तो जेई वाले हो, तुम लोगों को तो पक्का आ सकता है। बोलो। गलत है, गलत। हाँ क्या, 8s, वेरी नाइस, 8s ही बोला ना। हाँ 8s, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था एरो, सारे एरोज यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहे हैं, वो आधा ही कंप्लीट किया था। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो 7p के बाद क्या आएगा? 8s, फिर 8s के बाद 5G, 6s, 7D, 8p, 9s। ये समझ में आ रही है कैसे कंटिन्यू होने वाला है? बट हम लोग उतना उधर तक लिखते नहीं है, मतलब 8s एंड उसके बाद हम लोग लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते? किसी को रीजन पता है इसका? अरे वेरी नाइस, सही है। हाँ तुम लोगों को ये पढ़ा है, ओके गुड। तो एनर्जी लेवल्स बताओ भाई। तो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी किसमें रहती है, कौन से ऑर्बिटल में रहती है? 1s, सीक्वेंस बदल जाओ। 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 4s, बोलते जाओ। 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, बोलो भाई। 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, नेक्स्ट 5f, 6d, 7p, 7 के बाद 8s। 8s की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी वाइज जा रहे हैं हम लोग, तो लोएस्ट एनर्जी 1s की एंड हाईएस्ट एनर्जी 7p की, बराबर। ओके, ये एनर्जी लेवल लिख के रखना। अब हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। एस में 2, पी में 6, डी में 10, टी में 6, 2, डी 10, पी, एस 2, एफ 14, डी 10, पी, एस, एफ 14, डी 10 एंड पी 6। चलो एडिशन करने में हेल्प करो। 2 + 2, 4 + 6, 10 + 2, 12 + 6, 8 + 2, 20 + 10, 30 + 6, 36 + 2, 38 + 10, 48 + 6, 51 + 2, 56 + 14, 70 + 10, 80 + 6, 86 + 2, 88 + 14, 102 + 10, 112 + 6, खत्म प्रोडक्टिविटी। ये समझे? तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट में मैक्सिमम 118 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 118, समझ में आ रहा है। एंड 118 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 7p तक सफिशिएंट होता है, समझे? तो 8s कब यूज करेंगे? जब कोई एलिमेंट डिस्कवर हो जो 119 वाला हो, समझे कुछ? पक्का? ओके। अब पीरियोडिक टेबल का शेप देखा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अजीब सा है, वो क्यों है वो पता है? ओके, अब देखो, तो पीरियोडिक टेबल ऑर्बिटल्स के हिसाब से अरेंज किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है? एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो बे, 2 इलेक्ट्रॉन s में, ओके। उसके बाद 2s के बाद 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? ज्यादा ही बड़ा बना दिया। तो 1 2 3 4 5 6, 2p के बाद 3s, 3s के बाद, अरे बोलो ना, 3p, 3p में वापस 6 इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद 4s के बाद 3d, एंड वो बीच में 3d आ जाता है ना, इसलिए अपना पीरियोडिक टेबल ऐसे अचानक से बीच में से फैल जाता है, ठीक है।
एंड फिर बाद में यहां पे कितने आएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट 3D के बाद 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S के बाद 4D के बाद 5P, 5P के बाद 6S के बाद। अब वापस अगर इसको फैला देते तो बहुत अजीब बन जाता। देखो मैं बीच में D आ गया तो थोड़ा फैला दिया, चलो ठीक है, अजीब शेप कर दिया। फिर बाद में और 14 आ गए और फैला देते तो और अजीब बन जाता। तो क्या किया उसी बदले नीचे रख दिया, समझ में आ रहा है, ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखे, ठीक है। तो यहां पे जो नीचे लैंथेनॉइड्स आते हैं वो नीचे लिखने का रीजन समझ में आ रहा है। बट एक्चुअली में ये लैंथेनॉइड्स कहां पे हैं, तो यहां पे हैं। ये जो बैंड बनाया हुआ है वो किसका है, लैंथेनॉइड्स का। ये सारे के सारे 14 एक्चुअली इधर रहने चाहिए, समझ पा रहे हो। बट हम लोग रखते हैं क्या, नहीं, नीचे रख देते हैं। उसके बाद बोलो बे 4S के बाद 4S के बाद 5D वापस 10, 5D के बाद 6P के बाद 7S के बाद 5S कहां पे रखे, नीचे रख दिया। बट कहां पे रहना चाहिए, यहाँ पे ये बैंड में रहना चाहिए। वो ऐसे कंप्रेस्ड है जिसको ओपन करके नीचे रख दिया है, ठीक है। उसके बाद 6D के बाद हो गया पीरियोडिक टेबल खत्म, समझे। तो पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये ऑर्बिटल कौन सा है, कौन सा, डी तो मुझे भी पता है, करो काउंट करो। 3D है, कौन सा है 3D। देखो मैं 1S पहला वाला 1S था, 2S 2P 3S 3P 4S 3D, समझे। 3D के बाद 4P, 4P के बाद जल्दी बताओ 5S। नेक्स्ट गलती मत करो, टाइम पास नहीं है, अच्छे से देख के बताओ। 4D, 4D के बाद 5P के बाद 6S के बाद 4S, एक चमाड़ दूंगा ना, 4S, 4S के बाद 5D के बाद 6D के बाद 7S के बाद 5S के बाद 6D के बाद। ओके, नंबर ऑफ नंबर निकाल दे, नंबर ऑफ पीरियड 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनो। फोर्थ पीरियड में गलती नहीं करेगा कोई, फोर्थ पीरियड में कौन सा डी ऑर्बिटल आता है या फिर कौन सा डी ब्लॉक आता है, 3D आ रहा है। फिफ्थ में कौन सा आ रहा है, सिक्स में कौन सा आ रहा है, सेवेंथ में कौन सा आ रहा है। हेंस डी ऑर्बिटल या फिर डी ब्लॉक इज कॉल्ड एज n-1 डी ब्लॉक, ठीक है, समझा। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, n-1 डी। n-1 डी बोलने का रीजन समझ में आ रहा है, फोर्थ वाले में 3 आएगा या फिर इसमें। अब सिक्स्थ पीरियड में कौन सा एफ ऑर्बिटल आ रहा है, 4f। ये बैंड याद है ना बे, वो बैंड पहला वाला किसका है, 4f का है। तो सिक्स में कौन सा आ रहा है, 4f। सेवेंथ में कौन सा आ रहा है, तो इसका नाम क्या लिखे, n-2f ब्लॉक, समझ में आ रहा है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज n-1 डी एलिमेंट्स या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज n-2f एलिमेंट्स, समझे। कोई दिक्कत तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, वो पीरियोडिक टेबल का है ना, ठीक है। तुम लोगों को वो ऊपर वाली ऑर्डर लिखनी है, जल्दी लिखो। किसी को ये बनाना होगा बना सकते हो, उसमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता मुझे, बट जल्दी बनाना। फिर जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, एटॉमिक नंबर कौन सा रहना चाहिए, तो जी में जाएगा। 119 में तो 8s में जाएगा ना बे, 120 में भी s में ही जाएगा। हो गया, अभी क्या एक एक बढ़ाते जाओगे तो क्या मजा है, 121 में जाएगा। s में 2 जाते हैं ना, तो 1187 तक गया, फिर बाद में 8s में 2 गए तो +2 120। 120 के बाद जी आएगा, समझ में आ रहा है। एंड जब जी आएगा तो यहाँ पे नीचे वापस एक लाइन मारनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। जी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18, करेक्ट है, ठीक है। ए +4 करने का याद है, एस में 2, पी में +4 6, डी में +4 10, एस में +4 14 एंड जी में +4 18, ठीक है। करो, ये तुम लोगों को रवि सर ने भी कराया होगा वैसे तो क्वेश्चन इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ right electronic
configuration of first hydrogen, helium, lithium, बेरिलियम, बोरॉन. ठीक है, ध्यान देंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5. हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है. एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि लोएस्ट एनर्जी 1s में जाएगा, तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1s1 लिखते हैं. हीलियम में कैसे लिखेंगे? 1s2. लिथियम में 1s3. करेक्ट है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? s में सिर्फ 2 ही जाता है, तो क्या लिखना पड़ेगा? 1s2 2s1. बेरिलियम 1s2 2s. बोरॉन 2p1. ओके, अब जरा ध्यान देंगे. इसमें तुम लोगों को स्पिन काउंट करने बोला जा सकता है. स्पिन. ठीक है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, स्पिन याद है ना. अब हमेशा ऐसे ही जाता है क्या? नहीं. देखो भाई, दोनों की पॉसिबिलिटी हाफ है. ऐसे जाने की भी प्लस हाफ, प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी, या फिर ऐसा फिल करने के भी हाफ. समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे जे कंपलसरी है? नहीं है. इतना याद रखना. समझ में आ रहा है? दूसरी बात, बट कन्वेंशनली ऊपर वाला एरो पहले लिखेंगे या नीचे वाला? ऊपर वाला. समझे? तो जनरली हम लोग पहले ऊपर वाला फिल करते हैं, बट अगर एग्जाम में उन्होंने जानबूझ के ऐसे नीचे वाला दे दिया तो रॉन्ग है क्या? नहीं. ये तुम लोगों के दिमाग में ऊपर वाला बैठ जाता है. बुक्स में भी हमेशा ऊपर वाला ही दिखता है, बट याद रखना ऊपर वाला नीचे वाला कोई भी बना सकते हैं. कन्वेंशनली हम लोग क्या बनाते हैं? ऊपर वाला. ठीक है. अब दूसरा हीलियम. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ऐसे फिल कर दिए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. समझ में आ रहा है? एक ऊपर रहना चाहिए और दूसरा नीचे. लिथियम ऊपर नीचे एंड फिर ऊपर. बेरिलियम ऊपर नीचे ऊपर नीचे. बोरॉन ऊपर नीचे ऊपर नीचे. 3 है, ध्यान दो. पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. कहां पे भरे? कहीं भी चलेगा. ये भी एक मिस्टेक होती है. ठीक है, तो यहां पे भी सबकी एनर्जी सेम है कि डिफरेंट है ना? पूरे टोपी की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे फर्स्ट में जाए, सेकंड में जाए, थर्ड में जाए, कुछ फर्क पड़ता है? बट कन्वेंशनली हम लोग कहां पे पहले भरते हैं? फर्स्ट में. बट एग्जाम में अगर जानबूझ के उन्होंने डायग्राम बना के वो सेकंड में भर के दे दिया, फिर थर्ड में भर के दे दिया, गलत है कि करेक्ट है? करेक्ट रहता है. समझ में आ रहा है? वो बहुत ही बार, मतलब आजकल जब से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गई है तो डायग्राम वायग्राम मस्त बना के डाल देते हैं. ठीक है, तो तुम लोगों को ये पता रहना चाहिए. कोई दिक्कत? लिख दो. फिर बाद में इसका स्पिन पूछा जाता है, टोटल स्पिन. ठीक है, यहां पे लिख रहे हैं टोटल स्पिन. बताओ भाई, हाइड्रोजन का स्पिन क्या है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? +1/2 प्लस हाफ बराबर, तो ये +1/2 है. हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन प्लस लिखो माइनस लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो एक्चुअल आंसर +- कुछ भी चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट हीलियम. एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल स्पिन? लिथियम, ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल आउट हो गया, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला है प्लस है, तो कितना आएगा इसका आंसर? प्लस हाफ. बेरिलियम प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, आंसर 0. बोरॉन टोटल स्पिन +1/2 दिख रहा है सबको? ये कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस, तो टोटल स्पिन इनका आता है बाय एडिंग ऑल द स्पिन्स. ठीक है, करो, लिख दो. तुम्हारे ग्रुप पे भी मैसेज आया, होमवर्क ग्रुप पे आता है ना लिख के? हाँ, तो ग्रुप पे भी मैसेज आ जाएगा. बढ़े आगे. अब सेकेंड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. हेडिंग लिखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओके, देखो भाई, इसमें लिखना स्टार्ट करो. मैं शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं. No two electron in an atom. No NO. No two electrons
no two electrons in an atom, no two electrons in an atom can have all four quantum numbers same, can have all four quantum numbers same, all four quantum numbers same, ठीक है, all four quantum numbers same. अब इसका मीनिंग क्या है? ध्यान दो, मतलब मीनिंग तो समझ में आता होगा, उतना तो समझ में आता ही होगा. अब हीलियम के एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक है. अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन. इनके 4 क्वांटम नंबर पॉसिबल है, n, l, m एंड s, ठीक है. चलो बताओ, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है? 1 में है. दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से अजीमुथल क्वांटम नंबर में है ना, s ऑर्बिटल में, मतलब 0 में गए. दोनों इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? तो इनका ऑलमोस्ट सब कुछ सेम आ रहा है, बट दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? अपोजिट होगा, मतलब एक रहेगा प्लस हाफ एंड दूसरा होगा. ये कुछ समझ में आ रहा है? तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बट लास्ट वाला एक एटलीस्ट डिफरेंट रहेगा. समझ में आ रहा है? कोई ना कोई एक डिफर करेगा ही, चारों सेम नहीं हो सकते. फॉलोड? पक्का? ओके, लिख दो. इसको और एग्जांपल लेते बैठने की जरूरत नहीं है ना, मतलब रूल अगर समझ में आ गया होगा तो. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, Hund's rule of maximum spin multiplicity. Hund's rule of maximum spin multiplicity. Okay. पहले ये रूल क्यों जरूरत पड़ती है वो समझते हैं. इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेने वाले कार्बन, एटॉमिक नंबर 6. कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जल्दी. ओके, हाँ बाय द वे स्टेटमेंट के लिए 2-3 लाइन छोड़ देना, स्टेटमेंट बाद में दूंगा, पहले ये समझते हैं. ओके, तो लिख दो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2, बाद में 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने बचे? और 2 बच गए, तो 2p2. ये सबको आता है. अब 1s में कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब s ऑर्बिटल में कोई दिक्कत नहीं आती, p ऑर्बिटल में दिक्कत आती है. ध्यान दो, 1s में 1 2, यहां पे 2s में 1 2. अब यहां पे 2p में 1 2 और एल्स 1 2. विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड? ओके, तुम लोगों को रवि सर ने पहले से पढ़ाया हुआ है. सेकंड वाला क्यों राइट है एंड फर्स्ट वाला क्यों रॉन्ग है? चलो मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ एंड फिर अगर कुछ क्लिक हो रहा है तो बताओ. देखो मैं फर्स्ट वाला अगर मैं रिप्रेजेंट करने जाऊं तो ऐसे कुछ आएगा. सेकंड वाला अगर रिप्रेजेंट करूं ऐसे कुछ आएगा. बताओ, कुछ क्लिक हो रहा है? देखने बोला तुमने ना. हाँ, रिपल्शन. जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे घुसड़ देंगे, दोनों का चार्ज क्या है? नेगेटिव है. दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रिपेल करता है. अब रिपल्शन की वजह से एनर्जी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए. रिपल्शन होगा तो अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी. उसी बदले जब ये दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो उनमें रिपल्शन हो रहा है क्या? अगर रिपल्शन नहीं हो रहा है तो दे विल फील मोर स्टेबल और लेस स्टेबल. समझ में आ रहा है कुछ मैंने क्या बोला? ओके, तो Hund's rule of maximum spin multiplicity क्या बोलता है? While filling up of an subshell, electrons are first filled paired और unpaired. Unpaired समझ में आ रहा है? पहले unpaired fill करना है एंड जब एक बार सारे के सारे फिलअप हो जाए, लेट अस से कि यहाँ पे 2p4 फिल करना पड़े, तो 3 हो गए, सारे हो गए. उसके बाद क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे. समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट Hund's rule of क्या नाम है? मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी. ठीक है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी? ध्यान दो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये ईपीआर करके एक टेक्निक रहती है. ईपीआर अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है बाय द वे. ठीक है, ईपीआर एक टेक्निक है जिसका फुल फॉर्म रहता है इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस. ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जो हम लोगों को पढ़ना है.
which is of spin multiplicity. ध्यान दो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के दो फॉर्मूलाज है, दोनों करेक्ट हैं। एक रहता है n+1 एंड दूसरा रहता है 2s+1। चलो ध्यान दो, where n is number of unpaired electron, n is number of unpaired electron, या फिर यहां पे over n is n where s is total spin, total spin। चलो कार्बन पहले रॉन्ग वाले से डिसाइड करते हैं। रॉन्ग वाले को देखोगे, रॉन्ग में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 0 है। अरे रॉन्ग वाला मतलब ऊपर वाला, ठीक है। रॉन्ग वाले में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 0। तो यहाँ पे अगर ये 0 यहाँ पे पुट कर दे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। 0 + 1 1। एंड करेक्ट वाले से कितनी आएगी? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 है। दिख रहे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन? 1 2। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 2 + 1, समझे? दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करता है। पहले वाले में टोटल स्पिन कितना आएगा? गलत मेथड वाले से 0 +, -, +, तो 0 × 2 0 + 1। एंड सेकंड वाले में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। दिख रहा है 1 +, 1 1 × 2 2 + 1, दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं, 1 and 3 आ रहा है। ये समझा? ओके। अब ईपीआर एक टेक्निक है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड में अभी हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ में आ रहा है? एंड वो पता चलता है पीक से। कितना पीक आया? कितने पीक दिख रहे हैं? 1। कितने दिख रहे हैं? नहीं, नीचे वाला भी काउंट करने का। 3। कितने दिख रहे हैं? 3। समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं, मतलब ये नंबर ऑफ पीक्स निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला स्पिन मल्टीप्लिसिटी। समझ में आ रहा है? बराबर। अब देखो गया, हम लोगों ने कार्बन को मशीन में डाला, कार्बन ने ये नहीं दिया, ये दिया। समझ में आ रहा है? मतलब कार्बन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आने के लिए कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? 0 या 1 और 0 या 2। समझा? तो उधर से हम लोगों को पता चलता है कि किसी एक एलिमेंट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन में एक्चुअल में कितने रहते हैं? 0 या 2 2। तो ये ऊपर वाला करेक्ट है क्या? नहीं। थियरी वाइज ऊपर वाला रॉन्ग क्यों है? रिपल्शन की वजह से। रिपल्शन कम करने के लिए ये अनपेड पहले फिल होता है। समझ में आ रहा है? एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी अपने को क्या बताता है? ईपीआर में कितने सिग्नल आएंगे? ईपीआर का आपने कुछ कोई पूछने वाला है क्या? बट स्पिन मल्टीप्लिसिटी काउंट करने आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ कार्बन? 1 या 3? समझा? सिंगलेट या ट्रिपलेट? ट्रिपलेट। इनके लिए ऐसे वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ कार्बन इज सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट। समझे? 4 ऑप्शन हो गए ना भाई। फॉलोड, वो भूल जाने का, वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ लिख लो। चलो अब उसके बाद तुम लोग नाइट्रोजन देखोगे। मैं यहाँ पे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट का टोटल स्पिन एंड एलिमेंट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तुम लोग सब कुछ काउंट करोगे। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन कर लोगे ना? ए हाँ रुको, अभी तक रूल लिखा ही नहीं ना, वो लिख दे, मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक्सप्लेन करते करते मैं बहुत आगे पहुंच गया। स्टेटमेंट लिख दो आंसर रूल का। While filling up of electrons, while filling up of electrons, while filling up of electrons in a subshell, in a subshell, first unpaired electrons, first unpaired electrons are filled
electrons are filled in each orbital. First, unpaired electrons are filled in each orbital, and then pairing of electrons takes place in each orbital, and then pairing of electrons takes place, and then pairing of electrons takes place. Okay. मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फिर बाद में ऑर्बिटल की डायग्राम वो भी बना ली ना. ओके, उसके बिना आगे वाला सॉल्व नहीं होगा बिकॉज तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p3, यहाँ पे 2p3 में 1 2 3 ऐसे आएगा. टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 3/2 करेक्ट. फिर बाद में टोटल स्पिन 3 + 1 विच इज 4 आया ये सबको, n+1 या फिर 2s+1. ओके, अब ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4, ठीक है. यहाँ पे स्पिन आना चाहिए 1 एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी आनी चाहिए 3. फिर बाद में 1s2 2s2 2p5 1/2 स्पिन एंड यहाँ पे डबलेट 1s2 2s2 2p6 स्पिन 0 सिंगलेट. आ गया ये सबको. किसी में अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, मैं ड्रॉ करके बता सकता हूँ. ठीक है. हाँ 3/2 जनरली 3/2 लिखते हैं. वो एग्जाम में ऑप्शन में जैसा आएगा वैसे. डन. अब नेक्स्ट अब इसके बाद क्वेश्चन write electronic configuration of first sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium एंड कैल्शियम. ठीक है, ध्यान देंगे जरा एक मिनट. देखो भाई, इनको लिखने की और एक मेथड है, वो समझ लो. सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s1. तो बहुत सी बार ये इतना है ना, बड़ा सा लिखते नहीं बैठते लोग. वो क्या करता है, अगर ये इतना पार्ट देखोगे, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन से नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन. तो इतना हम लोग बोल देते हैं नियॉन, समझे. एंड फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है नियॉन, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन चले गए एंड देन 3s1, समझे. हम लोग ये दोनों एक साथ लिख सकते हो, मतलब ये लिख के ये, बट सिर्फ ये नहीं लिख सकते. ट्रिक वाइज सिर्फ अभी मत जाना, पहले प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना भाई. तो कैल्शियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ. ठीक है. जैसे आर्गन का मैं चाहिए तो लिख के दे देता हूं. आर्गन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड पोटेशियम बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ये 18 हो गए, एक बच गया. 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, हाँ 3d में नहीं जाता. उसके बाद कहां पे जाता है 4s1. 3p के बाद आता है 4s ऑर्बिटल, वो सीक्वेंस लिख के दिया हुआ है, तो उसमें 4s1. ठीक है. अब कैल्शियम बोल रहा हूं, पोटेशियम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं इसको. हाँ, अब पोटेशियम अगर देखोगे ये इतना पार्ट आर्गन का है. ठीक है. तो पोटेशियम में जब हम लोग ट्रिक वाइज लिखते हैं शॉर्ट में, तो आर्गन 4s1 ऐसा लिखता है. ठीक है, समझे. कुछ लिख दो. एक हैंड रूल में एक नोट लिख के देनी थी जो मैं भूल गया, जिसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे. है स्पेस, अगर रहेगी तो वहां पे लिख सकते हो, या फिर इसके इस्तेमाल एक्चुअली अभी इसके कैल्शियम के बाद ही होने वाला है, तो अभी भी लिखोगे तो भी चलेगा. नोट लिखना, एलिमेंट्स हैविंग
एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, एलिमेंट्स हैविंग, नोट है, एलिमेंट्स हैविंग half filled and fully filled orbitals are more stable. Half filled and fully filled orbitals are more stable compared to elements having incomplete orbitals, compared to elements having incomplete orbitals, compared to elements having incomplete orbitals. due to the symmetrical due to the symmetrical electronic charge distribution, due to the symmetrical electronic charge distribution, due to the symmetrical electronic charge distribution in half filled and completely filled orbitals, symmetrical electronic charge distribution in हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओके। अब इसका मीनिंग समझते हैं। देखो भाई, नाइट्रोजन 2p3 था एंड ऑक्सीजन 2p4 है, ठीक है। अब 2p3 की अगर मैं बात करूं, टूपी3 की अगर बात करें एंड टूपी4 की अगर बात करें, यहां पे 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहां पर 1 2 3 और 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑर्बिटल एग्जिस्ट ड्यू टू विच नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल में से कौन सा? नहीं, वेव नेचर। तो ये वेव नेचर की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे लेट अस से कि एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन 4 पार्टिकल में ब्रेक डाउन होता है। लास्ट टाइम याद है हम लोगों ने 16 किया था, वैसे 4 पकड़ रहे, ठीक है, ध्यान दो। अब हर एक ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे 1 2 3 4, समझ में आ रहा है ये 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कैसे होगा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, बट वन ऑर्बिटल है वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो उसमें और डॉट्स आएंगे, कैसे होगा 1 2 1 2, ये समझे बराबर। विच वन हैज सिमेट्रिकल नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? नाइट्रोजन में हर जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक जगह पे सिर्फ एक -1 का चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, पे दो जगहों पे दो एक्सिस में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बट वाई एक्सिस पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल होगा, समझ में आ रहा है। तो वो जो स्टेटमेंट है समझ में, ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझा। हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, व्हाई? ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अरे वो लिख के दिया है ना, ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, उसमें आता है, ठीक है, ओके। अब वैसे ही यहाँ पे कौन सा स्टेबल है? हाँ, तो रुको, पहली बात ऊपर वाले एग्जांपल्स में कौन से 2 एलिमेंट स्टेबल हो जाएंगे? एक हाफ फील्ड विच इज एंड अनदर वन इज नियॉन, समझे। इसके ऊपर वाले एग्जांपल में कौन से एलिमेंट स्टेबल होंगे? हीलियम है, पीछे था लगता है, देखो, हाँ हीलियम है, हाँ यहाँ पे इन 5 में कौन से 2 स्टेबल है? हीलियम, बेरिलियम दिख रहा है कंप्लीटली फील्ड। हाइड्रोजन नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो तो किधर ना किधर पड़ेगा ही ना, मतलब वो उसमें क्या स्टेबिलिटी आएगी, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे हीलियम कंप्लीटली फील्ड, बेरिलियम कंप्लीटली फील्ड 2s ऑर्बिटल,
मोर स्टेबल, समझा? तो अगर तुम लोगों को पूछा बिटवीन लिथियम एंड बेरिलियम व्हिच वन इज मोर स्टेबल, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एक्चुअली। इसका क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी का आता है जो रवि सर पढ़ाएंगे, ठीक है? उसमें एक एक्सेप्शन आएगा, तो तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, समझे कुछ? पक्का? ओके नेक्स्ट। आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। अच्छा, तो विच वन हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम में बेरिलियम? बेरिलियम। ए गधो। या फिर विच वन हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी, बेरिलियम या बोरॉन? बेरिलियम। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। अगर तुम लोग चार्ज वाइज जाओगे, इसके पास +4 चार्ज है, इसके पास +5 चार्ज है, हायर द चार्ज हायर विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, ये पढ़ा है। हायर द Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहना चाहिए, बेरिलियम या बोरॉन? बेरिलियम की। किसकी ज्यादा रहनी चाहिए? बोरॉन। बट किसकी ज्यादा रहती है? रीजन क्या रहता है? कंप्लीटली फिल्ड, हाँ ज्यादा स्टेबल है। एंड ज्यादा स्टेबल रहने का रीजन क्या रहता है? कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल। तो तुम लोगों को जब रीजन पूछेंगे तो ज्यादा स्टेबल ऐसा ऑप्शन टिक मत करना। हाँ, फुल्ली फिल्ड विच ऑर्बिटल, विच एस ऑर्बिटल, 1s क्या 2s? ये इतना मतलब वो देखते हैं मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है? एनी डाउट? मतलब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा के हो गया था ना, ये नोट लिख के दी हुई थी, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का भी लिख के दिया था। ओके, मतलब ये हो गया, चलो ठीक है, गुड। अब यहां पे 11 से लेकर 20 के बीच में कौन सा वाला स्टेबल है? नोबल गैस तो हमेशा ही रहता है, आर्गन तो हमेशा ही रहेगा। दूसरा, हाँ कौन सा? हाँ, एल्यूमिनियम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैग्नीशियम एक रहेगा, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, विच वन विल हैव हायर आयन? ये देखो रवि सर ने जो एनसीईआरटी में दी है वो एग्जांपल तो पढ़ा लिए, बट वो कॉन्सेप्ट हर एक जगह पे अप्लाई भी करना आना चाहिए। दूसरा कोई एग्जांपल आ जाए तो ठीक है। जैसे बिटवीन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम विच वन शुड हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी? मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम की ज्यादा रहनी चाहिए, इट शुड हैव, मैंने शुड ही पूछा था। तो किसकी ज्यादा रहनी चाहिए? एल्यूमिनियम। बट ज्यादा किसकी आती है? क्यों ज्यादा रहता है? हाँ, कौन सा ऑर्बिटल? 3s ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड 3s ऑर्बिटल। बिटवीन सल्फर एंड फास्फोरस विच वन विल हैव? अभी शुड नहीं पूछ रहा, विल मतलब किसकी ज्यादा है? फास्फोरस। समझ में आ रहा है? ये शुड विल वो सब भी देखते बैठना पे वहां पे, ठीक है? समझा? ओके, तो अंग्रेजी भी आना चाहिए मतलब वहां पे। तो यहाँ पे इन दोनों में किसकी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी? फास्फोरस की। समझ में आ रहा है? क्यों ज्यादा रहती है? हाँ, हाफ फिल्ड 3p ऑर्बिटल, समझे? विच इज मोर स्टेबल। फॉलोड? एनी डाउट? लिख दो, लिख के हो गया ना भाई? हाँ सॉरी, आगे नेक्स्ट। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो शायद से मतलब दूसरे बैच में तो बोला कि रवि सर ने ये अभी तक कराया नहीं है, तो पहले से ही पढ़ के रख दो, ठीक है? रवि सर भी बताएंगे थोड़ा सा। अब स्कैंडियम, इनका तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी नहीं हुआ है अभी तक। तो हाँ, ये न्यूमोनिक पढ़ाया क्या तुम लोगों को? उन्होंने बोला न्यूमोनिक नहीं पढ़ाया। न्यूमोनिक मतलब याद रखने की ट्रिक नहीं, एक याद रखो एलिमेंट 21 से 30 तक, ठीक है? एकदम सिंपल है। स्कूटी, स्कूटी वाले, काका, मने, मने गुजराती मुझे, ठीक है? फेको, फेको समझ में आता है ना? फेंकना, फेको नहीं, मत फेंको, ठीक है? कॉपर जिंक, लास्ट वाला कुछ है नहीं अपने पास, ठीक है? कॉपर जिंक, ठीक है? ये मेरा बनाया हुआ है, ठीक है? तो स्कूटी वाले काका, मने, फेको नहीं, कॉपर जिंक, ठीक है? ओके, तो एलिमेंट के नाम तो बताइए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। उसको कोई टिटेनियम नहीं बोलेगा, चमाट खाओगे। टाइटेनियम, हाँ, तो रहते हैं ऐसे कुछ गाँव लोग, हाँ, तो टाइटेनियम, ठीक है? वेनेडियम, नेक्स्ट क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर से, ठीक है? ओके, अब इनके एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एंड इसमें ट्रिक भी है, इसकी ट्रिक समझ लो पहले। वही नंबर चिपकाना, ट्रिक पहले बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है? ध्यान दो, तुम लोग पूरा लिखने वाले हो, ट्रिक वाइज बाद में, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद ट्रिक यूज करेंगे, बट अभी मैं ट्रिक बता ही दे रहा हूं, ठीक है? ध्यान दो, ऐसे लिखने का, आर्गन, ठीक है?
फिर ये 21 है ना भाई, तो नंबर चिपका देने का 4s2 3d1 21। ये ट्रिक सिर्फ 21 से लेकर 29 तक काम करती है, ठीक है। दिख रहा है 4s2 3d1 21। तो इसमें क्या आएगा 4s2 3d2। एग्जाम में एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इन 10 के ऊपर ही आते हैं, इनके बाद वालों के ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं। हम लोग करेंगे बट कम आते हैं, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद वाला क्या आएगा 3d2, उसके बाद वाला 3d3, उसके बाद वाला समझ में आ रहा है 4s2 3d4 24 24। ओके, तो ये ट्रिक है, बट तुम लोग अभी ट्रिक यूज करने वाले नहीं है, मत लिखो। तुम लोग पूरा सॉल्व करोगे, तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है अभी के लिए। फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना, तो पूरा लिखो। चलो कैसे लिखने का है 1s2 2s2 3s2 चलेगा। आप जरा यहाँ पे वापस ये लिखोगे तुम लोग, पूरा मेरे को एक बार कंप्लीट कर लेने दो। इसमें क्रोमियम एंड मैंगनीज, हाँ लिख के हो गया ना तुम लोग यार, तुम लोग फास्ट लिखते हैं एक्चुअली। रुको रुको थोड़ा, क्रोमियम और मैंगनीज के क्रोमियम और कॉपर के नीचे तुम लोग को 4-5 लाइन छोड़नी है, ठीक है, ध्यान दो। अब क्रोमियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 बताओ भाई। नेक्स्ट 2p 3s 3p कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। ओके 18 हो गए। उसके बाद 3p के बाद 4s कितने हो गए 20, कितने बचे, तो क्या आएगा 3d 4s2 3d4 24 बताया अभी तो, ठीक है। ओके, इज इट स्टेबल, इज इट स्टेबल क्रोमियम, नो, व्हाई। अच्छा ये पढ़ा दिया क्या ये भी, तो यहां पे अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 मतलब ये 3d4 ये स्टेबल है क्या, इज इट हाफ फेल्ड, इज इट कंप्लीटली फेल्ड, ओके, कैन इट बिकम स्टेबल, ओके, व्हाट शुड वी डू, बराबर। तो टू अटेन हायर स्टेबिलिटी 4s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्रोमियम एक्साइट्स टू 3d ऑर्बिटल। ये एक्साइटेशन है, हम लोगों ने एक्साइटेशन पढ़ा है ना, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना, ये एक्साइटेशन है, समझ में आ रहा है। एंड वो एक्साइटेशन करने के बाद व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ 4s1 3d5, समझ में आ रहा है। तो एग्जाम में जब वो पूछेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, तो तुम लोग क्या लिख के आओगे 4s2 3d4 या 4s1 3d5, समझे। ये हो गया था मतलब ये भी, ओके ठीक है चलो, अच्छा मेरा काम भी हल्का हो गया, ये समझे, इसमें कोई भी दिक्कत, ओके। तो दिस इज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट ये मिलता है क्या, नहीं। नेचर में क्रोमियम क्या दिखाता है, ये दिखाता है, समझ में आ रहा है। व्हाट इज द टोटल स्पिन ऑफ क्रोमियम, हाँ कितना +3। अरे अभी थोड़ी देर पहले टोटल स्पिन एंड ऑल बता रहा था ना बे, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ ऐड करते जाओ, कितना आएगा 3। व्हाट इज द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रोमियम 7, दिखता है, इसमें सेप्टेट आता है 7, ऐसा समझ में आया, करो। चलो मैं अभी एक्सेप्शनल वाले सारे के सारे लिखा के दे देता हूं, ठीक है। और भी एक्सेप्शन है जो रवि सर पढ़ाएंगे एफ ब्लॉक में। मैंने तुम लोगों को आज एफ ब्लॉक नहीं करना है ऐसे बोला था, याद है, बाद में लिख के दे दूंगा होमवर्क। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, बिकॉज उसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो वो तुम लोगों को अगले साल ही मतलब बीएनएफ, और वो इस साल पढ़ाते भी नहीं है, मतलब अगले साल पढ़ाते हैं 12th में, तो वो तभी मतलब रवि सर करा देंगे। बट अभी के लिए जो भी उसे छोड़ के, एफ ब्लॉक को छोड़ के जो भी पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शंस है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो तुम लोग लिखोगे एंड तुम लोग मतलब खुद से सॉल्व कर लो कि एक्सेप्शन कहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। पहला सिल्वर एजी, एटॉमिक नंबर 47, उसके बाद एयू गोल्ड, एटॉमिक नंबर 79, हाँ एक्चुअली ना ठीक है चल रहा है। नेक्स्ट पैलेडियम, एक पैलेडियम सॉल्व करोगे, पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मैं साइड में हिंट देके रखता हूं 2 इलेक्ट्रॉन जंप। और फिर बाद में ऐसा मत बोलना कि इसमें अगर हो रहा है तो निकल में क्यों नहीं हो रहा है, हाँ तो नहीं होता, वो एलिमेंट डिसाइड करता है। एलिमेंट में वो एनर्जी लेवल्स, क्योंकि हम लोगों ने सिंगल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल देखा है,
जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एनर्जी लेवल बहुत ऊपर नीचे होता है, तो एनर्जी लेवल के हिसाब से तो हम लोगों को याद भी रखना पड़ता है वैसा है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जंप होता है। फिर मॉलिब्डेनम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर आता है 24, राइट, 24 प्लस 18 42। एंड टंगस्टन, जिसका एटॉमिक नंबर रहता है 74, ठीक है। इन सब में एक इलेक्ट्रॉन जंप होती है। पैलेडियम में सिर्फ याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। अरे हाँ, और प्लैटिनम, जो कि मुझे खुद को याद नहीं आ रहा, चेक करता हूं, रुको, तब तक लिख दो। बाकी ये तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, जो मैंने भी पढ़ाया उसके बेसिस पे करो सॉल्व। हाँ बराबर, मुझे वही याद आया ओके, याद है, मतलब मैंने चेक किया, जो मुझे लग रहा था वही है। प्लैटिनम तुम लोग नहीं लिखोगे, प्लैटिनम सॉल्व मत करना, मैं बताऊंगा। 78 ये सॉल्व नहीं करना है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। ये तो और मतलब टेढ़ा है, इसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास है नहीं, जस्ट अपने को याद रखना है, ठीक है। लिखो, ये आ गया आंसर सबका। सॉल्व किया क्या भाई? आगे चेक करूं आप? सॉल्व करने के लिए टाइम दिया हुआ है। देखो अभी से अगर ऐसा टाइम पास स्टार्ट कर तो भाई आगे जाके बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। हाँ बाकी है या मैं अभी करके दिखा दूं? मैं लास्ट के 2 ऑर्बिटल भी लिखने वाला हूं, मैं सारा लिखते नहीं बैठने वाला हूं, ठीक है। ए रुको, 4f के बाद 5d फिल कर रहे हो ना? एंड करेक्ट आ रहा है, गोल्ड का 5d9 आ रहा है, 5d नहीं 6d9 जो भी है, जो भी आए 5d9 आ रहा है ना? 4f14, हाँ तो उसमें नहीं जंप होती है, हाँ उसमें भी जंप होगी, 6s से ही 5d में जंप होती है। ये भी हाँ, ये देखो भाई, जिधर भी 4f स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल ही है, जो कि तुम लोगों को 12th में पढ़ाया जाएगा एफ ऑर्बिटल का, ठीक है। बट उसमें 6s से, अच्छा हाँ, ये पहले एक्चुअली गोल्ड नहीं देना चाहिए था, गोल्ड में 4f आ गया ना, ध्यान देंगे, मैं अभी लिख के दे देता हूं। देखो गोल्ड का क्रिप्टॉन 56 ना, क्रिप्टॉन यहां पे गोल्ड आएगा, क्रिप्टॉन विच इज 54, मैं ट्रिक से लिख रहा हूं, ठीक है, मुझे आता है, तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 54, उसके बाद आएगा क्रिप्टॉन 5 है ना, 6s2, 4f14, देखो भाई 54 प्लस 2 56 प्लस 14 70 प्लस हाउ मच इज 79, तो 5d9, ठीक है, ये समझा? ओके, अब इसमें ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन जंपिंग, ये सब जन यहां पे 1 मिनट देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप करते वक्त अंदर से बाहर इलेक्ट्रॉन जाना जरा डिफिकल्ट होता है, समझे क्या? अंदर से इन द सेंस 4f 5d 6s, समझे? 4f अंदर का शेल है ना भाई, 4th शेल से बाहर इलेक्ट्रॉन जंप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, उसी बदले बाहर से अंदर जंप करना इजी रहता है, समझे? कुछ तो हुआ, यही समझा? तो इलेक्ट्रॉन का जंप हमेशा कहां से कहां पे होगा? बाहर से अंदर, मतलब 6 से 5d में, समझे? तो वहां पे जब जंप कराओगे तो तुम लोगों ने गलती से अगर 4f से किया तो, और दूसरा भी इसके एक्सप्लेनेशन है, अगर 4f से जंप करा दोगे तो वो 4f वाला अनस्टेबल हो जाएगा ना, जो कि कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है। 6s से अगर जंप कराओगे तो 6s फिर भी हाफ फील्ड रहेगा, 6s में एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड है ना भाई, तो ये हाफ फील्ड रहेगा और ये कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा, विच विल मेक इट स्टेबल। 4f में से अगर जंप करा दिया तो 4f 13 कर दिया, खराब कर दिया, वो कंप्लीटली फील्ड था यार, लॉजिक समझ में आ रहा है? सिल्वर में ये दिक्कत आई थी क्या? सिल्वर में दिक्कत नहीं आई ना कुछ?
सिल्वर वाला हो गया। ओके 5s1 4d10 4d5 आना चाहिए ना, सही 4d10 करेक्ट है, 4d10 ठीक है। अब पैलेडियम ध्यान दो, पैलेडियम में तुम लोगों को मिलेगा आर्गन क्रिप्टॉन, आर्गन रुको मैंने कुछ गड़बड़ किया है, क्रिप्टॉन नहीं जेनॉन, ये जेनॉन आना चाहिए था, वो चलता है एटॉमिक नंबर कर दिया था जेनॉन। एंड यहां पे आएगा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। उसके बाद 5s2 36 प्लस 2 36 प्लस 2 कितना 38 38 प्लस हाउ मच इज 46 8 तो 4d, ये समझे। अब इसमें एकदम कुछ तो अलग ही होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जंप मार देते हैं, इस अकेले में ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन जंप मारते हैं एंड दोनों इलेक्ट्रॉन जंप मार के ये बन जाता है 5s0 4d10 एंड 4d10 बन के ये वापस स्टेबल हो जाता है, कोई दिक्कत। ये पैलेडियम का एग्जांपल याद भी रखना है, ठीक है। मॉलिब्डेनम में भी मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आई रहेगी। हाँ 5s1 4d5 आया क्या मॉलिब्डेनम सबका 4d5 पक्का, ठीक है। वो ट्रिक से मत लिखना, यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट लिख के रखो, ट्रिक वाइज मत लिखो तुम लोग, ठीक है। किसका अगर लिखना बाकी होगा घर पे जाके आराम से करना, ये इधर वाला इतना लिख के खत्म कर दो, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिब्डेनम 5s1 4d5, ठीक है। मैं अभी नहीं तो रुको 5s2 4d4 आना चाहिए जो कि जंप करके यहां पे चला जाता है एंड इट बिकम्स 5s1 4d5, ठीक है। घर पे जाके आराम से सब जन सॉल्व करना ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को लिखाना सिखा दिया है, ओके। टंगस्टन, टंगस्टन का आएगा वही ऊपर जो किया था जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर रहता है 56, फिर बाद में 6s2 4f14 एंड 5d4। अब 5d से कहां पे, मतलब 5d इलेक्ट्रॉन एक चाहिए तो कहां से लेगा 6s से लेगा, 6s हाफ फील्ड बनाने का एंड उसको हाफ फील्ड, हाँ 54 मैंने गलत लिखा है 54, ठीक है। नेक्स्ट प्लैटिनम, प्लैटिनम में तो एकदम ही कुछ तो उल्टा फुल्टा होता है, प्लैटिनम का भी मैं पूरा ही लिख देता हूं क्योंकि प्लैटिनम बहुत ही कुछ तो अजीब है, तो पूरा लिख के दे देता हूं तुम लोगों को। प्लैटिनम 1s2 2s2 2p6 कितने हुए इलेक्ट्रॉन 10, ओके। फिर बाद में 3s2 3p6 कितने हो गए 18। ये थोड़े से बीच वाले पॉइंट्स याद रखना बे, नियॉन 10 यहाँ पे होता है, आर्गन 18 यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर बाद में 4s2 ये भी एक अच्छा पॉइंट रहता है, कितने हो गए 20 एंड इधर तक तो सबसे ज्यादा मतलब 90% क्वेश्चंस यहां तक आते हैं 3d10 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 30, समझे। तुम लोग चाहिए तो पीवाई चेक करना, 90 to 85% क्वेश्चंस गारंटीड है इतने ही एलिमेंट्स में आते हैं 30 तक के, बचे कुछ 15% 10% उसके बाद आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 3d10 के बाद क्या आएगा 4p6 कितने हो गए 36, फिर बाद में 5s2 कितने हो गए 38, फिर बाद में 4d10 कितने हो गए 48, फिर बाद में 5p6 कितने हो गए 54 के बाद 6s2 कितने हो गए 56 के बाद 4f14 कितने हो गए 70 प्लस हाउ मच इज 78, तो 5d8, ठीक है। तो 5d8 को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जंप करने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन जंप करने चाहिए, यहां पे जंप करता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, साला क्यों पता नहीं। फॉर्मिंग 6s1 4f14 5d9, तो ये एक्सेप्शन में एक्सेप्शन है ना, ठीक है। बाय द वे फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नाम की कुछ चीज रहती नहीं है, हमारा अपना मैथमेटिकल है सब कुछ, नंबर। ये मैं इनऑर्गेनिक के थोड़े से एग्जांपल बता दे रहा हूं, सिर्फ टॉपिक इनऑर्गेनिक के साथ मैच कर रहा है ना भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा देखा जाए तो मेनली इनऑर्गेनिक में काम आएगा, इसके बाद मैं कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने वाला हूं नहीं, ना ही मेरे सिलेबस में कुछ काम आता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन मेरे चैप्टर के नहीं है, वो जस्ट मैं बता रहा हूँ। एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक में भर भर के एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो ये सब याद अच्छे से रखना, बट मेरे चैप्टर का नहीं है।
फिजिकल केमिस्ट्री मस्त है, मतलब तुझे लास्ट पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। उसके बाल में ऐसे उंगली मत कर कुछ, उसको ऐसे फटका मत मार, वो तुम लोग लेक्चर के बाद करो ना, मतलब ऐसे ना। ओके, तो ये समझा, लिख दो। मतलब ये इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं है पर, ठीक है। रवि सर ऐसी चीजें बहुत पढ़ाएंगे तुम लोगों को, मजा आ जाएगी। हाँ मतलब वो पढ़ते वक्त ऐसे अच्छा नहीं लगता, बट जब एग्जाम में दिखता है ना, तो वो ऐसे अगर याद होगा तो हो गया ना, वे मतलब आ गया, मतलब प्लैटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी है, तुम लोग 5D9 ढूंढोगे, ऑप्शन में दिख गया, टिक हो गया, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, कुछ नंबर नहीं, कुछ फॉर्मूला नहीं, कुछ सॉल्विंग नहीं, एग्जाम में मस्त लगता है। अभी तुम लोगों को लगेगा ये क्या है, ये मतलब फोकट याद रखना पड़ रहा है, बट जब क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तो मतलब लगता है कि हाँ ये ज्यादा अच्छा है। वैसे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोगों को समझने के लिए, बट इनऑर्गेनिक वैसे कंपैरेटिवली फिर मस्त लगता है, एग्जाम में टाइम भी सेव करता है, मार्क्स भी इजीली आ जाता है, वैसा। चलो हो गया।